अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CNSA 1997 यानी कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर वैसे ही आप नॉलेज सीकर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैंने नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट को ईजी वर्डिंग के अंदर नोट्स में कन्वर्ट किया है जो कि आपको आपके डिस्प्ले पर सामने शो भी हो रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ताकि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट आज के बाद आपके लिए मुश्किल ना रहे। स्टार्ट करते हैं CNSA। इसे CNSA भी कहा जाता है, अक्सर MCQs के अंदर इस तरीके से ही पूछा जाता है। 1997 7 जुलाई 1997 को ये आया और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इन्फोर्स कर दिया गया। तो इसका जो एक्सटेंट है इस एक्ट का, ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, तो आप कह सकते हैं होल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, फेडरल में भी, उसके प्रोविंसेस में भी, जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उन तमाम जगह पर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, जो कि 7 जुलाई 1997 को आया। ठीक है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट जो है इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ मज़ीद आपने याद रखनी है, पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ है 1947 में, और ये जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1997 में आया। तो क्या इससे पहले मंशियात का क्या क्राइटेरिया होता था? इससे पहले कौन सा एक्ट होता था जो इन तमाम रेगुलेशंस के साथ डील करता था? तो यस, ऐसा लॉ था, ऐसी रेगुलेशन थी। 1930 के अंदर एक एक्ट पास होता है नारकोटिक से जो डील करता था। तो वो 1930 वाला ही जो एक्ट था, पाकिस्तान बनने के बाद हल्की फुल्की चेंजिंग करके उसे सेम एज़ इट इज़ वैसे ही इन्फोर्स कर दिया गया था। 1947 से लेके 1997 तक वही एक्ट चल रहा था पाकिस्तान में। उसके बाद 1997 के अंदर प्रॉपर लेजिस्लेशन हो के पार्लियामेंट से ये एक्ट पास हुआ, प्रेसिडेंशियल एसेंट इसे हासिल हुई 7 जुलाई 1997 को, और ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, और अब ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो है, ये इसका नाम बता रहा है कि इसके अंदर हम लोग नारकोटिक्स से देखेंगे कि कितनी नारकोटिक्स अलाउ है पाकिस्तान के अंदर, किस मकासद के लिए अलाउ है, क्यों नहीं अलाउ, और अगर कोई अलाउ नहीं है और उसकी अगर कोई वायलेशन कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है, उसे सेल कर रहा है, उसे डिस्पैच कर रहा है, तो उस वायलेशन की सूरत में उसे कौन कौन सी पनिशमेंट ग्रांट की जा सकती हैं। मतलब जितने भी तमाम के तमाम जाविये हैं नारकोटिक्स के, वो तमाम के तमाम इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। अब इसके अंदर नारकोटिक्स की मज़ीद जो है इकसाम बयान की गई हैं। सेक्शन नंबर 2 के अंदर कहता है कि कैनबिस हेम्प जो है उसे भी नारकोटिक्स कहते हैं, कोका बुश को भी नारकोटिक्स कहते हैं, ओपियम पोपे को भी नारकोटिक्स कहते हैं। देखिए, ये तीनों अल्फाज जो हैं आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इंग्लिश के अंदर थोड़े से वर्ड्स इसके मुश्किल हैं, उर्दू के अंदर अगर मैं बताता चलूँ तो आप यकीनन इस अल्फाज से जो हैं आशना होंगे। देखें, कैनबिस हेम्प को आम ज़बान के अंदर चर्स कहा जाता है। ठीक है, कोका बुश को कोकेन कहा जाता है, और ओपियम पोपे को हफीम या एफ्यून भी अक्सर इलाकों में कहा जाता है। ठीक है, ये था सेक्शन नंबर 2 जो कि कहता है कि ये तीन की तीन चीज़ें कि नारकोटिक्स की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। अगर किसी जगह पर कोका बुश है तो वो भी नारकोटिक्स है अगर उसकी वायलेशन हो रही है, ओपियम पोपे है, हफीम है तो वो भी नारकोटिक्स है, चर्स है तो वो भी नारकोटिक्स है। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो है, S1 S3 S4, ये जो मैंने मेंशन किए हैं, मैं आपको सामने डिस्प्ले पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये S का मतलब सेक्शन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 3 जो है वो बताता है कैलकुलेशन परसेंटेज डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। आपको पता है कि मेडिकल पर्पस के लिए जो नारकोटिक्स होती हैं वो अलाउ होती हैं किसी भी स्टेट के अंदर, क्योंकि जान से ज़्यादा आगे कोई चीज़ भी नहीं होती। लेकिन ये मकसद नहीं है कि मेडिकल पर्पस के लिए अगर नारकोटिक्स अलाउ है तो आप बेधड़क जितना इस्तेमाल करें करें, ऐसा नहीं होता। जो वफाकी गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, वो एक ख़ास परसेंटेज जो है स्पेसिफाई करती है कि इतनी परसेंटेज 0.1 0.2 0.3, इसके अकॉर्डिंग ही आप नारकोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकेशन। तो इससे भी अगर आप 1% भी एक्सीड करेंगे तो वो वायलेशन के अंदर आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब याद रखें कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत इसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब जितने भी आपके इसके अंदर
रूल्स रेगुलेशन एडअप होंगे या फिर सब्सिट्यूट होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। इसके बाद कहता है सेक्शन नंबर 4 जो है वो कल्टीवेशन के साथ डील करता है, कास्ट करना इन नारकोटिक्स को। कहता है कि नो वन अलाउ फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैनबस हेम्प, चरस, कोका बुश, ओपियम पोपे। किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो काश्तकारी करे चरस की, कोकेन की, हफीम की, माँ सिवाय विद परमिशन फॉर मेडिकल पर्पस। कह रहा है अगर उसके पास इजाज़तनामा है कि वो काश्त कर रहा है तिब्बी मकासद के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो वो काश्त कर सकता है। अदरवाइज विदाउट परमिशन लेटर, विदाउट अथॉरिटी लेटर, किसी भी किस्म की नारकोटिक्स उसके अंदर ख्वाह चरस है, कोकेन है, हफीम है, उनको काश्त करना मना है। और अगर कोई बंदा काश्त करता है चर्स को, कोकेन को, हफीम को और उसके पास परमिशन लेटर भी नहीं है, तो उसको सज़ा मिलेगी जो कि सेक्शन नंबर 5 के अंदर बताई गई है। कहते हैं कि उसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है या फिर जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तो मैंने इसका एक जो है कंपैरिजन बनाया, आपके सामने डिस्प्ले और होगा। और सेक्शन नंबर 6, 7, 8 इन तीनों की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताई गई है। सेक्शन नंबर 9 जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, इससे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्लॉजेस को। सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर क्या बताया गया है। सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है प्रोहिबिशन ऑन पोजेशन, सेल, परचेज, डिलीवरी, ऑफर और डिस्ट्रीब्यूट। कह रहा है कि नारकोटिक्स को ना सिर्फ काश्त करने पर पाबंदी है, बल्कि उसे अपने पास रखना, बेचना, परचेज करना, उसे डिलीवरी करना, ऑफर करना, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, इन तमाम की तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी है। अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन नंबर 9 के तहत। आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 जो है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कह रहा है कि कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी है वो नारकोटिक्स की दरामदाद बरामदाद नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसे सेक्शन नंबर 9 के तहत सज़ा दी जाएगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 8 जो है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और अटेम्प्ट और फोर्सफुल आर्म्स फॉर ट्रांसफ़र। कह रहा है कि पहले के अंदर जैसे उसने डिलीवरी वगैरह का बता दिया, ख़रीद नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता। दूसरे के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बता दिया। तीसरे के अंदर कह रहा है कि अगर कोई फोर्सफुल तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है कि इस नारकोटिक्स को यहाँ से यहाँ आपने ट्रांसफ़र करना है, बेचना है, ट्रैफिकिंग करनी है, तो उस सूरत के अंदर भी उस बंदे को सेक्शन 9 के तहत जो है पनिशमेंट दी जाएगी। क्या है भाई सेक्शन नंबर 9? सेक्शन नंबर 6 भी सेक्शन नंबर 9 का कहता है, 7 भी 9 का कहता है, 8 भी कहता है। और वैसे भी सेक्शन नंबर 9 बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, 9A, 9B लग गई, 9C लग गई फलां बंदे पर। 9 है क्या? सो सेक्शन नंबर 9 जो है वो पनिशमेंटल क्लॉज है नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 9A है। वो कहता है कि 100 ग्राम और लेस। कह रहा है कि अगर कोई नारकोटिक्स 100 ग्राम या फिर उससे कम है, अब यहाँ पर नारकोटिक्स का वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर चर्स भी हो सकती है, कोकेन भी हो सकती है, अफीम भी हो सकती है। अगर वो 100 ग्राम है या 100 ग्राम से कम है तो उसकी सज़ा 2 साल तक दी जा सकती है। और अगर किसी शख्स को 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है तो उसकी ज़मानत भी हो सकती है। यानी कि ये जो जुर्म है ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसकी ज़मानत करवाई जा सकती है अदालत के थ्रू। इसके बाद कहता है 9B क्या है। 9B के अंदर कहता है कि 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक की नारकोटिक्स की अगर कोई वायलेशन करता है कोई शख्स, चर्स की, कोकेन की, हफीम की, तो उसे 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और 9C मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कहता है 1 kg और मोर, 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा की नारकोटिक्स है, उसकी वायलेशन की है, चरस की, हफीम की, कोकेन की, तो इस सूरत में उस शख्स को सज़ा या डेथ पेनल्टी होगी, सज़ाए मौत होगी।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, उम्र भर कैद होगी, या फिर उसे 1 मिलियन फाइन किया जाएगा फॉर मोर देन 10 kg। कह रहा है, अब देखें इसके अंदर उसने पहले बता दिया 1 kg और मोर। अब 1 kg और मोर का मतलब 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। 1 kg से ज्यादा जितनी भी होगी ना वो इसके अम्ब्रेला के नीचे आएगी। तो कहता है कि अगर किसी शख्स के पास 10 kg से ज्यादा है तो उसे कम से कम सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उम्र भर कैद, क्योंकि उसके पास जो नारकोटिक्स दरामद हुई है वो 10 किलो से ज्यादा है, या फिर उसे 1 मिलियन फाइन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले के अंदर 100 ग्राम और लेस, दूसरे के अंदर 100 ग्राम टू 1 kg, तीसरे के अंदर 1 kg और मोर, इनकी पनिशमेंट से डील करता है। नीचे मैंने एक केस लॉ जो है वो डिस्कस किया है, मेंशन किया है। अगर आप ये नारकोटिक्स की जो पनिशमेंट है इसे डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो PLD 2009 लाहौर 362 एक आपके पास गुलाम मुर्तज़ा केस के नाम से मशहूर है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने डिटेल जजमेंट दी है। 9A को डिस्कस किया है, 9B को, 9C को। अगर आप मजीद एलिब्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप सिंपली गूगल पर जाकर PLD 2009 LAH 362 टाइप करें तो आपको ये डिटेल इसकी जो जजमेंट है वो आ जाएगी, आप वहां से फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन नंबर 9A, B, C को आप याद रखें, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ है। ज़्यादातर इसकी जो है ना यही पूछा जाता है कि सेक्शन नंबर 9A के तहत 100 ग्राम टू लेस है या 100 ग्राम टू 1 kg है, क्या है, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो उस तरीके से आपने इसे टिक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आप ये वीडियो यकीनन देख रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी और मकासद के लिए एज अ नॉलेज सीकर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल पर हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं लॉ की, हम लोग तैयारी करवाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप इसमें से किसी भी डोमेन के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी मकासद के लिए, ख़ास मकासद के लिए कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट को समझ रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 जो है वो ओइंग के साथ डील करता है। कहता है कि ऑपरेट प्रीमिसेस एंड यूज मशीनरी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड। कहता है कि कोई भी ऐसी प्रीमिसेस, ऐसी जगह जहां पर कोई ऐसी मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो जो ये मकसद हल कर रही हो कि एक्सट्रैक्ट किया जा सके, माखज किया जा सके, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर की जा सके, बना रही हो कोई भी नारकोटिक्स, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। कह रहा है कि कोई ऐसी जगह जहां पर कोई मशीनरी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो नारकोटिक्स को, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। कह रहा है कि अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसे सेक्शन नंबर 11 के तहत 10 से 20 साल की सज़ा दी जा सकती है और उसे 10 लाख का जुर्माना भी दिया जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन की एक एक्सेप्शन भी है। कहता है कि अगर जिस जगह पर कोई मशीनरी इंस्टॉल हुई हुई और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नारकोटिक्स की, और उस प्रीमिसेस को एक प्रॉपर लाइसेंस है, एक अथॉरिटी लेटर है कि भाई यहां पर जो मशीनरी इंस्टॉल हुई हुई है वो मेडिकल पर्पस के लिए है, तो फिर उस जगह पर परमिशन अलाउ है कि वो वहां पर नारकोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 जो है वो एक्विजिशन और पोजीशन ऑफ लैंड से डील करता है। बाय सेलिंग नारकोटिक्स दी एसेट्स यू एक्वायर एंड कन्वर्ट इट प्रोहिबिटेड। कहता है कि आपने नारकोटिक्स को सेल कर कर उससे जो एसिड बनाए, जो असासे बनाए, कन्वर्ट करके, वो भी प्रोहिबिटेड है। मिसाल के तौर पर आपने एक घर खरीदा, एक ज़मीन खरीदी, एक प्रॉपर्टी बनाई, कैसे उसकी जो आमदनी थी वो नारकोटिक्स से आपने ड्राइव की थी, तो वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर आपके जो एसेट्स होंगे उन्हें फॉरफीट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, कब्जे में कर दिया जाएगा। इवन आपने वो जो एसेट बनाए हैं अपनी ज़ात के लिए बनाए हैं या फिर आपने अपने रिलेटिव्स के लिए बनाए हैं, तो रिलेटिव्स के लिए बनाए हैं उन असासों को भी जब्त कर दिया जाएगा, जो आपने अपनी ज़ात के लिए बनाए हैं उन असासों को भी जब्त कर दिया जाएगा। और इस सूरत के अंदर सेक्शन नंबर
13 के अकॉर्डिंग आपको जो सज़ा है 5 से लेके 14 साल तक दी जा सकती है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 14 जो है वो अबेटमेंट, एड, इंसाइट और अटेम्प्ट टू अबेट से डील करता है। अबेटमेंट कहते हैं उकसाना, किसी भी शख्स को, किसी ग्रुप को, किसी मोर देन वन लोगों को किसी काम के लिए उकसाना कि काम आप ऐसा करें, ठीक है। आप खुद नारकोटिक्स नहीं बेच रहे, आप खुद नारकोटिक्स की किसी भी सप्लाई के साथ डील नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी और शख्स को उकसा रहे हैं कि भाईजान आप ऐसा करो, इसको सेल करो, इसे ट्रैफिकिंग करो, इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, फलां करो, यूं करो, इसकी मशीनरी रन करो। तो इस सिचुएशन के अंदर कहता है सेक्शन नंबर 15 के तहत उसकी सज़ा सेम एज इट इज़ वैसी ही होगी कि अगर आप वो काम खुद करते। जैसे अगर मैं वो कोई काम खुद कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद कर रहा हूं नारकोटिक्स की, जो सज़ा मुझे दी जाती सेम एज इट इज़ वही उकसाने की बुनियाद पर भी दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि उकसाना या खुद करना, मोड ऑफ जो ऑफेंस है वो तो सेम ही हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर सेम एज इट इज़ वही सज़ा दी जाएगी जो कि अगर वो काम खुद किया जाता। इसके बाद कहता है सेक्शन नंबर 16 है, वो कहता है इफ़ नो पनिशमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड डिफाइंड, कहता है कि अगर कोई ऐसी नारकोटिक सप्लाई हो रही है या वायलेशन हो रही है जिसकी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर पनिशमेंट डिफाइन ही नहीं की गई, बताया ही नहीं गया कि इसकी क्या पनिशमेंट है, तो क्या वो बंदा जो है वो बच जाएगा? नो, उस बंदे को भी माफ़ी नहीं है। कह रहा है कि अगर कोई नए किस्म का जुर्म आ रहा है जिसके अंदर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की वायलेशन हो रही है, तो उसके लिए भी एक जर्नल क्लास ऐड कर दी गई कि उसकी अगर पनिशमेंट डिफाइन नहीं की गई तो उस शख्स को भी 1 साल तक की कैद या फिर उसे 5,000 रुपया जुर्माना हो सकता है, ठीक है, किसी भी ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। इसके बाद कहता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर, सेक्शन नंबर 17 डील करता है मदाखलत, कि कोई भी ऑफिसर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के मकासद के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और आप उस ऑफिसर के काम के अंदर मदाखलत क्रिएट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको रिगरस पनिशमेंट दी जा सकती है, 3 साल तक की आपको सजा दी जा सकती है, क्योंकि आप ऑफिसर के काम के अंदर मदाखलत कर रहे थे जो कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के पर्पस के तहत अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। आपको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, आपको जुर्माना भी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, या फिर आपको दोनों की दोनों चीज़ें भी दी जा सकती हैं। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट क्या समझती है कि आपको सज़ा दी जाए, जुर्माना दिया जाए या दोनों चीज़ें दी जाए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि लिमिट ऑफ फाइन, इफ़ फाइन इज़ नॉट डिफाइंड देन इट इज़ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखें जैसे ऊपर वाली हमने सेक्शन नंबर 16 के अंदर देखा है, कोई पनिशमेंट अगर डिफाइन नहीं की गई तो उसका क्या होगा। अब सेक्शन नंबर 18 कह रहा है कि कोई फाइन जो है वो आपके पास नहीं डिफाइन हुआ हुआ, तो फाइन किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा। अब हमने सेक्शन बहुत सारे सेक्शन के अंदर ये चीज़ पढ़ ली है कि फाइन ग्रांट किया जाएगा, तो फाइन कितना दिया जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। तो कहता है फाइन जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि जो नारकोटिक्स है उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे देखते हुए फाइन इंपोज किया जाएगा उस शख्स पर जो कि वायलेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है फॉरफीचर ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, कहता है कि कोई भी शख्स जो है आपके पास नारकोटिक्स की जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स वायलेशन करेगा तो उसकी जितनी भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें 3 साल तक के लिए ज़ब्त कर दिया जाएगा जब तक उसका तमाम ये प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद सेक्शन नंबर 20 से लेके 36 तक वो सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत इसका जो प्रोसीजर होगा सेम एज इट इज़ वही फॉलो किया जाएगा जो कि CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर डिफाइन किया गया है कि सर्च कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जो आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो आपकी लोकल पुलिस है, लेकिन इन सम ऑफ दी केसेस आपके पास जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि FIA, या फिर अगर एयरपोर्ट पर कोई नारकोटिक्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF
और इसके साथ साथ जो मज़ीद आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी, नेवी, उस जगह पर भी अगर नारकोटिक्स की कोई सप्लाई हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर नारकोटिक सप्लाई एक्ट की वायलेशन हो रही है, तो उस जगह पर उन तमाम अथॉरिटीज़ के पास भी सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आपके पास लोकल पुलिस ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, ठीक है। इसके बाद कहता है सेक्शन 20 जो है वो पावर टू इशू वारंट से डील करता है कि जितनी भी आपके पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, कंसर्न्ड कोर्ट्स हैं, वो दिन रात किसी भी टाइम जो है वारंट इशू कर सकती हैं कि फलां शख्स को उठा के लाओ, उसने नारकोटिक्स की जो है वायलेशन की है या उससे पकड़ी गई है या दिस एंड दैट, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 21 जो है वो पावर टू एंट्री सीजर से डील करता है। कहता है कोई भी अगर ऑफिसर है उसे लगता है कि यहाँ पर जो है नारकोटिक्स का जो एक्ट है वो अप्लाई हो रहा है और फलां शख्स ने नारकोटिक्स की वायलेशन की है, तो वो उस बंदे को विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। वो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जो है उस बंदे को भागने से रोक भी सकता है और उसको वारंट के बगैर भी अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद कहता है कि उस शख्स को सेक्शन नंबर 22 के तहत पब्लिक प्लेसेस को सर्च करने की अथॉरिटी भी है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट पर्सन है लोकल पुलिस का, जो कि इन्वेस्टिगेशन और सर्च के मकसद के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो किसी भी पब्लिक पार्क को, होटल को, शॉप को सर्च के मकसद के लिए उस जगह को जो है इंटरी हासिल कर सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 23 जो है वो कहता है पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वीनियंस। कह रहा है कि अगर कोई भी लोकल पुलिस ऑफिसर है, अगर उसे लगता है कि इस एरिया के अंदर जितनी भी गाड़ियां जो हैं इंटर होंगी उन्हें सर्च करना ज़रूरी है फलां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जितनी भी गाड़ियां उस फलां एरिया से इंटर होंगी कन्वेंस उन्हें रोका भी जा सकता है, उन्हें सर्च भी किया जा सकता है। इस कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत वो एम्पावर्ड है। इसके बाद कहता है कि आपके पास जितने भी अंडर कवर कंट्रोल डिलीवरी होती हैं, जैसे अंडर कवर कंट्रोल डिलीवरी से मुराद ये है छुप छुपा के जो डिलीवरीज होती हैं, जैसे जापान से कोई चीज़ पाकिस्तान आ गई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गई, एयरपोर्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो आपके पास अंडर कवर डिलीवरीज हो रही होती है नारकोटिक्स की, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी जो वहाँ पर लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, ASF हो सकती है, FIA हो सकती है, कोई और हो सकती है, IB हो सकती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो एविडेंस गैदर करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिशन करने के पाबंद हैं। इसके बाद कहता है कि जितने भी आपके पास अरेस्ट के, सर्च के मोड जो है वो CRPC के तहत किए जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है 1898। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात पूछी जाती है कि नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके तहत की जाएगी, तो सिंपल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है मैंने डिस्कस की है आपके साथ। आप मज़ीद इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इसको समराइज़ करता हूँ। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट के अंदर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन क्लासेस देखी, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 किस्म की नारकोटिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसकी कल्टिवेशन कास्ट करना भी मना है। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 6 के अंदर कहा कि डिलीवरी पोजेशन रखना भी इसकी मना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी मना है, इसकी जो है ट्रैफिकिंग करना भी मना है। अगर कोई करेगा तो उसे 9A-B-C के तहत सजा दी जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई बंदा इसकी मशीनरी रन कर रहा है तो उसे भी अलाउ नहीं है सिवाय उसके पास लाइसेंस है। इसके बाद लैंड एक्विजिशन से डील की कि अगर कोई बंदा नारकोटिक्स को बेचते हुए अपने एसेट्स बनाएगा तो उसे भी फॉरफिट किया जाएगा। कोई बंदा अगर किसी को अबेट करेगा तो उसे भी सेम एज इट इज़ वही सजा दी जाएगी अगर वो खुद उस चीज़ को परफॉर्म करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बंदा ऐसा जुर्म करता है जिसे कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया तो उससे भी सजा दी जाएगी। और हमने फिर आगे ये देखा कि फ़ाइन कितना दिया जाएगा, तो फ़ाइन की हम लोगों ने सिंपली ये चीज़ देखी कि क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है फ़ाइन जो है ग्रांट किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में देखा कि सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कैसे जी जाएगी। तो सिंपल इज दैट CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो प्रोसीजर मैकेनिज्म बयान किए गए हैं सेम एज इट इज़ उन जाविये के तहत कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट की जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, सर्च है, वो दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई विश यू गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।